एक साथ 12 लोगों ने किया कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर जैसी घिनौनी वारदात। ये बिल्कुल प्री प्लान मर्डर था। यहां पर उसके साथ 36 घंटे की लगातार कठिन शिफ्ट करवाई जाती है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि शोमा मुखर्जी का दावा है। कौन है शोमा मुखर्जी और इनके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने कई दावे की हैं और ये दावा इसमें भी है कि इन 12 लोगों के साथ एक महिला भी शामिल थी। एक महिला दूसरी महिला के साथ रेप और मर्डर जैसी घिनौनी वारदात को कैसे अंजाम देती है, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। बात करेंगे चीफ जस्टिस जब बात कर रहे थे आज कपिल सिब्बल से और तमाम सवाल खड़े कर रहे थे बंगाल के लिए, और कह रहे थे कि सबसे पहले ये बताइए कि एफआईआर किसने दर्ज करवाई। अब टाइम क्या था एफआईआर दर्ज करवाने का, आप हैरान हो जाएंगे कि कपिल सिब्बल कहते हैं कि जनाब सबसे पहले एफआईआर लड़की के पिता ने करवाई और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने करवाई। याद रखिएगा, प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल ने करवाई। इसके बाद चीफ जस्टिस पूछते हैं कि जरा हमें टाइम बताइए, कौन से टाइम पर एफआईआर करवाई गई थी। टाइम बताया आपको, क्या बताई गई? टाइम बताई गई रात के 11:15 बजे। लाश कब दिखी थी? सुबह 6 बजे। 7 बजे प्रिंसिपल आते हैं, 9 बजे कोलकाता पुलिस को पता लगता है, 11 बजे तक घर वालों को पता लगता है, 12 बजे घर वाले पहुंच जाते हैं और 3 बजे के आसपास ये जो बॉडी थी लड़की की वो उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास अंतिम संस्कार हो जाता है। उसके लगभग 3 घंटे बाद या कहें 11:15 के करीब पहली बार एफआईआर दर्ज करवाई जाती है लड़की के पिता द्वारा। इस पर जो चीफ जस्टिस है वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और पूछते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देरी क्यों, और अंतिम संस्कार होने के बाद, मतलब डेड बॉडी को जलाने के बाद आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, इतनी लेट लतीफी क्यों हुई। इस पर जो कपिल सिब्बल थे, जो ममता सरकार की तरफ से बोल रहे थे, उनका कहना था कि पिता सदमे में थे, ऐसे में जल्दबाजी करना ठीक नहीं लगा। इस पर जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि कभी भी जब ऐसी माहौल होते हैं या कोई ऐसी वारदात होती है तो आपको हमेशा परिवार का नहीं, आपको मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पता है कि इस केस में रेप और हत्या जैसी वारदात हुई है, आप फौरन ही एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आप सुबह से लेकर रात के 11:15 बजे तक क्या कर रहे थे, इतनी लेट क्यों हो गया? इस पर कपिल सिब्बल ठीक ठाक तो जवाब नहीं दे पाए। तब जाकर चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस पूरे मामले को आपने राजनीतिकरण कर दिया है। ये तो थी कोर्ट के अंदर की बात। आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जब सुबह जब पहली बार स्टूडेंट्स देखते हैं लाश को लेडी डॉक्टर की, फिर उसी वक्त फोन लगाया जाता है 7 बजे तक प्रिंसिपल साहब को, और प्रिंसिपल साहब तुरंत ही फोन रख देते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो तुरंत ही एक फोटो भेज देता है प्रिंसिपल के फोन पर कि सर देखिए इस बॉडी के बारे में बात हो रही है। अब ये सारी चीजें होने के बावजूद प्रिंसिपल खुद 8 बजे तक पहुंचता है, और 8 बजे पहुंचने के बाद भी 1 घंटे और लग जाते हैं पुलिस को बताने में। और लेकिन जो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोलकाता पुलिस को बताया गया, इन 3 घंटों के अंदर उस क्राइम सीन पर तमाम लोग अंदर जा रहे थे, उनके फुटप्रिंट्स थे, उनके फिंगरप्रिंट्स थे, मतलब तमाम वो जो कोई कसर नहीं छोड़ा गया उस क्राइम सीन को बर्बाद करने में। चाहे फिंगरप्रिंट से हो, जो आ रहा था वो शक्ल देख रहा था, कोई चादर हटा दे रहा था, फुटप्रिंट से, फिंगरप्रिंट से। और इसमें यह भी हो सकता है कि कोई कातिल या कोई रेपिस्ट अंदर जाकर उसने वो तमाम सबूत पहले ही मिटा दिया हो। ये तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन बात करेंगे जो कोलकाता के अंदर से चीजें छन छन कर बाहर आ रही हैं। तमाम जो लोकल वहां पे अखबार हैं वो उसको अच्छी तरीके से कवर कर पा रहे हैं, और जो वहां पे कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। कई सारे सवाल इस केस में अब तक बने हुए हैं। तमाम तरीके की जो पूछताछ है वो सीबीआई कर रही है, लेकिन अब भी एक अहम सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या संजय रॉय के अलावा इस पूरी वारदात में कोई और शख्स भी शामिल था। जैसे कि एक ऑडियो सामने आया, उसमें पुष्टि की जा रही है। उस ऑडियो में ऐसी बात कही जा रही है कि 12 लोग शामिल थे, 12 डॉक्टर शामिल थे, एक महिला शामिल थी। हालांकि आपको बता दें कि क्राइम तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बाकी सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर कहा है। लेकिन एक एक्टिविस्ट हैं मधु किश्वर करके, जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इन्होंने एक लंबा चौड़ा इंग्लिश में पूरा आप ये देखेंगे
तो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। दरअसल ये उसी ऑडियो का अनुवाद है जो उन्होंने किया है, और ऑडियो भी आप लोग यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं। जिन्हें बांग्ला आती है वो अच्छे तौर पर इसे समझ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मधु कीश्वर हैं एक्टिविस्ट, उनसे भी छूट गई हों, तो जिन्हें बांग्ला आता है वो अगर इस ऑडियो को सुनेंगे तो वो और बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे। दरअसल जो ये एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने यूट्यूब पर एक ऑडियो देखा जिसमें जो एक लेडी डॉक्टर है शोमा मुखर्जी, वो एक शख्स से बात करते हुए सारी एक चीज़ें बता रही हैं, और डॉक्टर्स के बीच की बातचीत है। तो उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं और तमाम तरीके की ऐसे दावे कर दिए गए हैं जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान और परेशान रह जाएगा। और तो और जो एक्टिविस्ट हैं मधु कीश्वर, जिन्होंने ट्विटर पर उसका अनुवाद किया है, उन्होंने इस पूरे मैटर में सीबीआई को भी टैग किया है और लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो भी ऑडियो मैंने जो अनुवाद यहाँ पर लिखा है उसे एक बार सीबीआई भी देखे। मेरी गुजारिश है कि वो इसकी जांच करें, और तो और अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो इस तरीके से भी एक अस्पताल पर भी एक्शन लिया जाए और जो लोग इसमें गुनहगार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। अब उस ऑडियो में क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल मधु कीश्वर ने जो पूरी बातचीत का ब्यौरा लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि शोमा मुखर्जी जो डॉक्टर इस ऑडियो में बोल रही हैं वो कहती हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। यहाँ पर उस लड़की से मतलब है वो लेडी डॉक्टर जिसका कत्ल कर दिया गया। वो बताती हैं ऑडियो में, शोमा मुखर्जी कहती हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसे धमकी दी जा रही थी, फैकल्टी उसको परेशान कर रहे थे और कह रहे थे कि उसे उसका थीसिस पूरा करने नहीं देंगे, और तो और लगातार उस पर टॉर्चर कर रहे थे। जब लेडी डॉक्टर ने उसका विरोध किया तो फैकल्टी ने उसे कई तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसके बाद लेडी डॉक्टर ने चेतावनी भी दी कि तुम लोग जो भी इस अस्पताल में कर रहे हो मैं आगे सबको बता दूंगी। जब लेडी डॉक्टर ने इस तरीके की चीज़ें कही कि आगे वो चीज़ें बता देगी, उजागर कर देगी जो भी सच है, तब उसकी शिफ्ट 36 घंटे की लगा दी गई। वो नाइट शिफ्ट पर रुकती थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रेशर बनाया जाने लगा। और तो और जो कई सारे डिपार्टमेंट थे, जैसे आपको पता है कि सेमिनार हॉल के सामने ही एक चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट था, तो वहाँ की उसका भी जिक्र किया जा रहा है इस ऑडियो में। कहा जा रहा है कि जो चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट के जो सीनियर थे वो भी ये सारी बातें जानते थे। जो सीनियर पीजीटी के लोग थे उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता थी कि हाँ उस लेडी डॉक्टर को टॉर्चर किया जा रहा है, कई तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस ऑडियो में शोमा मुखर्जी ने यह भी कहा है कि जो लेडी डॉक्टर थी जिसका कत्ल हुआ वो बहुत अडिग थी, वो इनकी ऐसी हरकतों से टूटी नहीं, वो अपने काम में मशगूल थी और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी। साथ ही साथ इस ऑडियो में कहा गया है कि 9 अगस्त 2024 को जो पूरा ग्रुप था जो इस लेडी डॉक्टर के खिलाफ था, उन्होंने मिलकर मर्डर, रेप की साजिश रची, पूरा प्लान बनाया और उसके तहत ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस ऑडियो में कहा गया है कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स, ये एग्जैक्टली जो अनुवाद है मैं वो आपको पढ़कर बताती हूँ। उसमें कहा गया है पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात उसे सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और इसीलिए वहाँ पर जाए नहीं। यानी इस ऑडियो के तहत ये समझा जा सकता है कि जिन लोगों ने प्लानिंग की उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स में ये फैला दिया कि उस सेमिनार हॉल की तरफ मत जाओ, वहाँ पर कोई काम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं गए और अकेली जो लेडी डॉक्टर थी वहाँ पर सो रही थी। आगे जो डॉक्टर है उसने दावा किया कि घटना से पहले जो 4 साथी स्टूडेंट्स थे वो सेमिनार रूम में डिनर कर रहे थे। 4 में से एक लड़की थी। अब इस पर जो ऑडियो में जो महिला बोल रही है, जो लेडी डॉक्टर बोल रही है, वो कहती है मुझे समझ नहीं आता एक महिला डॉक्टर होकर एक महिला डॉक्टर दूसरी महिला डॉक्टर के साथ इतनी जघन्य अपराध कैसे करवा सकती है, उसका कत्ल, उसका रेप कैसे करवा सकती है। साथ ही साथ वो आगे कहती हैं कि उस जो लेडी डॉक्टर थी वहाँ पर या लेडी इंटर्न है, वो ये कह रही है कि उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि वो महिला डॉक्टर है या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है जो इंटर्न ज़रूर है और उन लोगों ने मिलकर उस रात बहुत ही भयानक कांड किया। इस ऑडियो में कहा गया कि डिनर करने के बाद उन लोगों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा हो जाने के बाद लेडी डॉक्टर जिसका कत्ल किया गया उसको धमकी दी जाती है और फिर उसे सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद ऑडियो में आगे कहा जाता है कि करीब 7 लोग नीचे आते हैं। इसके बाद अंदर वारदात को अंजाम दिया जाता है और फिर संजय को वहाँ पर प्लांट किया जाता है, संजय को वहाँ भेजा जाता है रेप करने के लिए। इस ऑडियो के अंदर ये चीज़ सामने आई है और इसी का अनुवाद एक्टिविस्ट मधु कीश्वर ने किया है और उन्होंने पूरी तरीके से ये लिखा है कि अंदर उसकी हत्या की जाती है, उसके पैर पकड़े जाते हैं, उसको इतना मारा पीटा जाता है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी ये चीज़ कही गई थी किसी एक शख्स से इतनी ज़्यादा जो
जिस तरह से उस लड़की को, लेडी डॉक्टर को मारा पीटा गया है, ऐसा एक शख्स नहीं कर सकता। और सेम इस ऑडियो में भी यही चीज़ कही जाती है कि 7 लोग का ग्रुप था, वो लोग मिलकर उस महिला को मारते हैं, पीटते हैं और फिर संजय रॉय को प्लांट करते हैं उसके साथ रेप करने के लिए। और साथ ही इस ऑडियो में संजय रॉय के बारे में भी जो शोभा मुखर्जी डॉक्टर है वो बताती हैं कि वो एक तरीके से मानसिक विकृत है, उसका महिलाओं के प्रति बहुत ही गंदा रवैया है, वो वेश्यावृत्ति का आदी है, वो महिलाओं को हमेशा गलत नज़र से देखता है और उसे महिलाओं के प्रति जुनून है। ये चीज़ें भी इस ऑडियो में कही गई हैं। और फिलहाल ये ऑडियो सामने आया है और जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सीबीआई को टैग करते हुए कहा है कि इसकी जांच करें। और हम भी यही चाहते हैं कि अगर इस ऑडियो में ज़रा भी सच्चाई है तो पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल है उसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होनी चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, भले उसका जो इतिहास रहा है वो गौरवशील रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, हर कोई इस हॉस्पिटल को बहुत ही संदेहास्पद नज़र से देख रहा है। हर किसी के मन में डर समाया हुआ है कि कहीं इस अस्पताल में जाएं तो हमारे ऑर्गन जो हैं, एक तरीके से जो ऑर्गन आप कहते हैं ना बेचे जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना कर लिया जाए, हम अगर इस अस्पताल में जाएं तो हमारे रिलेटिव के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो कई तरीके से लोग डरे हुए हैं। अगर मैं आपको इस थोड़ा सा जो एक अंश है इस कॉलेज के बारे में बताऊं तो दरअसल राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज इसका पूरा नाम है और इस अस्पताल को शुरू करने वाले भी राधा गोविंदकर जी ही हैं। दरअसल कोलकाता में जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की तब वो साइकिल पर जाकर लोगों का इलाज करते थे। वो ये नहीं देखते थे कौन उन्हें पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो गरीबों का भी मुफ्त में इलाज कर दिया करते थे। और तो और जब प्लेग की बीमारी आई थी 1899 में कोलकाता में, तब उन्होंने उनकी एक नर्स थी निवेदिता जो उनके साथ काम करती थी, उनके साथ मिलकर पूरी तरीके से सामाजिक कार्य किया था, महामारी से लोगों को बचाया था और उस वक्त बहुत लोगों की सेवा की थी। लेकिन जो इसका इतिहास रहा उसके ही उलट जो आज की सिचुएशन है, जो आज हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज को देख रहे हैं, वो बहुत ही बदनाम होता जा रहा है। इसके भी मैं कुछ आपको 5-6 पॉइंट्स बताती हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 25 अगस्त 2001 को सौमित्रा विश्वास नाम के एक नौजवान लड़के की लाश मिलती है पंखे से लटकी हुई, वो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर। और जब जांच पड़ताल होती है तो पुलिस वाले इस पर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल होती है तो पता लगता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक तरीके से सेक्स रैकेट चल रहा है। आप समझिए, वेश्याओं को बुलाया जाता है, जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनकी न्यूड वीडियोस बनाई जाती हैं, लाशों तक की न्यूड वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उन्हें मॉर्फ करके दूसरे का चेहरा लगाकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, पोर्नोग्राफी की जाती है। आप ये समझिए, ये पहला केस था 2001 में जब सौमित्रा विश्वास का आया और जब इस पे जांच पड़ताल हुई, जब उनकी मां सामने आई, कई सारे डॉक्टर्स सामने आए, तो उन्होंने बताया कि सौमित्रा विश्वास को अस्पताल के अंदर की कई सारी चीज़ें पता लग गई थी, डार्क सीक्रेट पता लग गया था और यही वो जाकर उजागर करना चाह रहा था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई और ये केस भी आज अनसुलझा है। अगली बात करें तो 5 फरवरी साल 2003 की है। अरिजीत दत्ता नाम का एक शख्स था, उसने भी ऐसी ही एक तरीके से उसकी भी ऐसी लाश मिली। दरअसल उसने अपने आप को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, इसके बाद उसने अपनी कलाई पर अटैक किया और फिर कहा गया कि वो छत पर चला गया और छत से कूद गया। तो इस तरह की चीज़ें आई, पुलिस ने इसे भी कहा कि ये भी एक तरीके से सामान्य मौत है, लड़के ने खुद ही मौत को गले लगाया। लेकिन जब इसमें भी जाँच पड़ताल की जाती है तो कई तरीके से चीज़ें सामने आती हैं और तो जब ये केस आगे इन्वेस्टिगेट होता है तो सवाल किया जाता है कि लड़का खुद को एनेस्थीसिया क्यों लगाएगा, और एक इंसान कर रहा है वो लगातार 3 बार अपने आप को मारने का क्यों ऐसी कोशिश कर रहा है। तो ये दूसरा केस हुआ। तीसरा 16 फरवरी को प्रवीण गुप्ता नाम के एक शख्स का हुआ था, उसकी भी इसी परिस्थिति में लाश मिली जो बहुत ही संदेहास्पद रही, लोगों को उस पर भी डाउट रहा और ये केस भी आज भी अनसुलझे हैं। जो मैंने आपको तीनों केस बताए ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। चौथे केस की बात करूं तो 24 अक्टूबर 2016, आप देखिए हाल ही के सारे केस हैं, 18 का, 16 का और 2016 में भी एक मेडिसिन के प्रोफेसर थे, गौतम उनका नाम था, वो अपने फ्लैट के अंदर मरे पाए गए थे। जब पुलिस वहां पहुंचती है देखा कहती है हार्ट अटैक है, लेकिन जब लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं तो पुलिस वाले साफ तौर पर पल्ला झाड़ लेते हैं, उस केस को बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद जो कोविड आया था 20 में, आपको याद ही होगा कोविड उस टाइम पे, तब पौलमी साहा नाम की एक छात्रा थी, उसने भी जो हॉस्पिटल का 6th फ्लोर है वहाँ से अपनी जान दे दी थी। और इसके बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत से जो डॉक्टर, माफ़ करिएगा, जो वहाँ के कुछ डॉक्टर्स थे और जो पुलिस वाले थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि लड़की डिप्रेशन में थी,
वो अपनी पढ़ाई ठीक नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो उसके दोस्त हैं उनका कहना है कि हमने आज तक पौलोमी को कभी भी डिप्रेशन में नहीं देखा, वो हमेशा हंसती रहती थी, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, हो ना हो उसको ज़रूर अस्पताल के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स पता लग गए थे। तो इस तरीके के मैंने आपको 5 केसेस बताए जो आज भी रहस्यमय है, मिस्टीरियस है, और कहा जा रहा है कि ये जितने भी लिंक हैं, एक तरीके से दावा किया जा रहा है इन सब का कि ये सारे ना सारे उस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड हैं, और इनकी इस तरह से रहस्यमय मौत होने के पीछे कारण हो ना हो आरजीकर मेडिकल अस्पताल ही है, जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जो जिस भी इंसान को पता लगता है उसकी मौत हो जाती है। और अब इस केस को सीबीआई ने जिस तरह से हाथों में लिया है, उसमें भी कई लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि सारे केसेस को देखते हुए सीबीआई को नए सिरे से जांच करनी चाहिए और पुरानी जो धागे हैं वहां से लेकर इस केस को पकड़ना चाहिए, तभी वो आज जो इस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है उस केस को सुलझा पाएगी। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि 36 घंटे की लगातार शिफ्ट के बाद उसके साथ उसको यातनाएं दी जा रही थीं, ऐसे तमाम दावे किए गए और ये दावे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। और जो चीफ जस्टिस है, मैं हुबहू जो उन्होंने कहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टरों के पास आराम करने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में सुरक्षा की कमी है, डॉक्टरों को अनियंत्रित रोगियों को संभालने के लिए छोड़ दिया जाता है, अस्पताल में चिकित्सा पेशेवरों के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है, पेशेवरों के लिए शौचालय तक पहुंच के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बहुत, अगर जो हिंदी इतनी जिनकी अच्छी नहीं है, मैं उनको सिंपल शब्दों में बता दूं, बाथरूम नहीं है अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में अगर बाथरूम है भी तो डॉक्टरों के लिए भी बहुत दूर पड़ता है, रोगियों की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टरों के हवाले कर दिए जाते हैं। तमाम जो गंभीर बीमारियों से जूझते हैं उनका इलाज करो और जाकर अपना काम करो, और लगातार इतने घंटों की शिफ्ट करवाई जाती है। इसे लेकर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी परेशान है, उनके लिए भी हैरानी की बात है, और जितने लोग उन्हें सुन रहे थे वो भी हैरान परेशान थे कि कैसी व्यवस्था हमने बनाई है। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं और उनके साथ हम कैसा काम कर रहे हैं, और खास तौर पर आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है, ये जितना रहस्यमयी है उससे ज्यादा रहस्यमय उसमें हो रही मौतें हैं। एक के बाद एक जितनी मौतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अपने पीछे रहस्य छुपा रखी थी उन्होंने। और अभी भी हमारा दावा यह है कि स्वास्थ्य विभाग तभी अच्छा बन सकता है जब डॉक्टर अच्छे से काम कर पाएं, जब डॉक्टर फ्री होकर काम कर पाएं, जब डॉक्टर खुद अपनी स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे हैं, उनको लगे कि वो बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश माइंड से काम कर पाएं। खैर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भी अब चीज़ें हो रही हैं, अब पूरी का पूरा जम्मा सीबीआई के हाथ में आ चुका है। प्रिंसिपल पर भी कई सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनको एक के बाद कई बार सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन आपको एक छोटा सा डाटा बताता हूँ। डाटा क्या कहता है हमारे देश का? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये कहता है कि इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार हर 16 मिनट में हमारे देश में एक रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, और अकेले 2022 में पूरे देश भर में 32,000 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। ये वो मामले हैं जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं। अनऑफिशियली ये भी सोचिए कि हमारे देश में ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो है हर 16 मिनट में एक लड़की की आबरू को लूटा जा रहा है इस देश के अंदर। यहां तक कि जो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा और बता दूं, 2020 में प्रति एक महिला, जो 1 लाख महिलाएं थी, उनमें से 42 महिलाओं के साथ हर घंटे रेप हो रहा था। 2021 में आते हैं ये 42 से 39 हो जाता है, और 2022 आते आते हर 1 लाख महिलाओं पर 51 महिलाओं के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये देश की हालत है अब इस वक्त। लेकिन अब मामला सीबीआई के हाथ में, तो सीबीआई के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी कि भैया सीबीआई को तो तमाम सारे जितने भी बड़े बड़े केस होते हैं देश के, वो सौंप दिए जाते हैं। तो ऐसी सीबीआई में क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि सीबीआई के पास इतनी मैन पावर है कि वो इन सारे केसेस को सॉल्व कर पाएगी? छोटी सी एक बात बता देता हूं आपको। राजीव गांधी की डेथ हुई थी, आपको पता है किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो जाती है या शहीद हो जाते हैं वो। लेकिन 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस केस को। आपको पता है सीबीआई आज भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 30 साल बाद भी, जब पूरा मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है, पता नहीं ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है कि जो 30 साल बाद भी पूरी ही नहीं हो रही है। बाकी तमाम बड़े बड़े केसेस हैं, आरुषि से लेकर और जिया खान तक भी सवाल उठे कि सीबीआई ने सॉल्व नहीं कर पाए। और ताज़ा मामला तो सुशांत सिंह का भी है।
ओपन एंड शट केस था, लेकिन सीबीआई इसे 4 सालों से पता नहीं कहां झोले में डाल के घूम रही है, कोई अता पता नहीं है। जब तक कोई प्रेशर ना बनाए तब तक सीबीआई जवाब देने को तैयार नहीं होती है। जब हम सीबीआई के बारे में जांच पड़ताल कर ही रहे थे, तो चलिए आपको बताता हूं सीबीआई की अभी की हालत क्या है। सीबीआई दरअसल 23% अपने स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। सही सुना आपने, देश की सबसे प्रीमियम और सबसे मजबूत एजेंसी के पास 23% के स्टाफ की कमी है। कितनी स्टाफ की कमी है, ध्यान से सुनते जाइएगा। 31 दिसंबर 2022 तक जो सीबीआई की जो स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, मतलब जितना उसको मंत्रालय के तौर पे कहा गया था कि आप इतनी स्ट्रेंथ रख सकते हैं, वो है 7,295, मतलब 7295 मैन पावर की अनुमति मिली थी सीबीआई को। लेकिन कितनी स्ट्रेंथ है, अब उसको ध्यान से सुनिए। जिनमें से सिर्फ सीबीआई के पास 31 दिसंबर 2022 तक थे 5,600, मतलब 1695 पोस्ट अभी भी खाली हैं। लगभग 1700 पोस्ट सीबीआई में खाली हैं, और इस सीबीआई के पास देश की तमाम बड़ी बड़ी केसेस हैं। अब वो कैसे काम करती हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें मैं आपको छोटी सी और चीजें बता दूं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कहां कहां मैन पावर का कमी है। तो दरअसल वैकेंसीज कहां कहां हैं 31 दिसंबर 2022 तक। एक स्पेशल डीजी या कहें एडिशनल डायरेक्टर की कमी है, 2 जॉइंट डायरेक्टर की कमी है, 11 डीआईजी की कमी है, 9 एसएसपी की कमी है, एक एडिशनल एसपी की कमी है, 65 डिप्टी एसपी की कमी है, 360 इंस्पेक्टर की कमी है, 204 सब इंस्पेक्टर की कमी है, 51 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कमी है, 123 हेड कांस्टेबल की कमी है, 281 कांस्टेबल की कमी है, और 367 टेक्निकल ऑफिसर्स की कमी है। इतनी कमी है, लेकिन देश का जितने भी बड़े बड़े केसेस है इनके ऊपर लाद दिया गया है कि भैया तुम सॉल्व करो। एक एक वहां पे जो शख्स होगा उस पर सोचिए कि कितने केसेस आ रहे होंगे, किस कदर का प्रेशर होगा कि उनको आउटपुट देना है और अच्छा काम करके दिखाना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो इनका जो केस सॉल्व करने का जो आंकड़ा है वो आपके लिए उतना ही जानना जरूरी है। लगभग 2022 में जो 308 ऑफिसर थे सीबीआई की जो विभिन्न रैंक के थे, उसमें से 133 जो ऑफिसर थे उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया था, क्योंकि नए लोग ही नहीं आ पा रहे थे। तो जो पुराने लोग थे उनका कहा गया कि भैया तुम 2 या 3 साल और काम कर लो सीबीआई में। देखिए सीबीआई किस तरीके से काम करती है, सीबीआई एक अलग से उनमें भर्ती नहीं होती है। असल में क्या होता है कि जो अलग अलग राज्यों की जो पुलिस होती है, जो अच्छे अच्छे अफसर्स होते हैं, उन्हें चुना जाता है, उन्हें डेपुटेशन में रखा जाता है। डेपुटेशन से कहने का मतलब 3-4 साल आप इस डिपार्टमेंट में सीबीआई में आके काम कीजिए, अगर आपका काम अच्छा लगा तो उसको बढ़ा दिया जाता है, नहीं तो 3-4 साल काम किया वापस आप अपने होम स्टेट में चले जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से सीबीआई काम करती है। अब सोचिए हमारे जो देश में 28 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके बावजूद 23% का जो स्टाफ की कमी, उसके ऊपर भी उन पर कई ज़्यादा केसेस। अब इसमें भी जो सीबीआई के पास जो 31 दिसंबर 2022 तक लगभग 1000 से ऊपर पेंडिंग केसेस हैं। तब सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे प्रीमियम एजेंसी है, इसके पास बहुत सारे पावर है, उसके बावजूद इस पर 1000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। लेकिन आपको बात करें कि जो इनका जो सफलता का आंकड़ा है, जो या कहें जो सज़ा दिलवाने की जो क्षमता है, वो है 74.59, मतलब 100 में से हम इन्हें लगभग 75% तो नंबर दे ही सकते हैं कि ये सज़ा दिलवा ही देते हैं। तो सीबीआई को इसलिए प्रीमियम एजेंसी मानी जाती है। लेकिन सीबीआई बड़े केसेस में थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है, वो अक्सर फेल होती नजर आती है। चाहे आप विजय माल्या का केस ले लीजिए, चाहे राजीव गांधी के असैसिनेशन का केस ले लीजिए, सुशांत सिंह का केस ले लीजिए, आरुषि हेमराज का केस ले लीजिए, जिया खान जो इसी साल उस पर उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन जिया खान की मां का कहना है कि सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की है। निठारी वाला मामला ले लीजिए, निठारी वाले मामले में सब जानते हैं कि किस तरीके से पहले जो यूपी पुलिस थी, कैसे उन्होंने जांच की, बोरे में भरकर लेके जा रहे थे, लेकिन जब सीबीआई पहुंचती है तो हाथ में ग्लव्स, प्लास्टिक के अंदर एक एक सबूत को इकट्ठा किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि देखिए भैया, यूपी पुलिस कैसे जांच करती है और सीबीआई कैसे जांच करती है। लेकिन आज भी निठारी वाले कांड में अच्छी तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से सजा नहीं मिल पाई है दोनों को। अब इसके बावजूद भी जो जितनी भी सरकारें रहती हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सीबीआई पे भरोसा करते हैं। लेकिन सीबीआई के हाथ में उतनी ताकत नहीं रही, उतनी वो एजेंसी पहले जैसी नहीं रही कि वो एक के बाद एक तुरंत के तुरंत केसेस सॉल्व कर दे। हाँ, छोटे मोटे केसेस हाथ में लेकर उसको सॉल्व जरूर कर देती है, लेकिन बड़े केसेस में
सीबीआई बदनाम है उस केसेस को टालने में, उसको खींचने में, और तो और ये जो केस ओपन एंड शट केस होता है उसे सीबीआई अच्छे से सॉल्व नहीं करती है। पता नहीं क्यों, इसके पीछे सीबीआई का मकसद क्या है या सीबीआई की मजबूरी क्या है। एक मजबूरी तो जो हमने आपको गिना दी कि भैया उनके पास स्टाफ की कमी है, लगभग 1700 के स्टाफ की कमी है, लेकिन ऐसा आप कब तक गिनाते रहेंगे। अब सीबीआई को चाहिए कि मजबूत होकर आए और एक ऐसी मिसाल पेश करे जिससे लोग सीबीआई पर अपना भरोसा और जता पाएं। अब फिलहाल के लिए जो भी हमारे पास नई नई अपडेट्स थी कोलकाता वाले लेडी डॉक्टर के मर्डर केस में, हमने आप तक पहुंचाई है। आगे भी अगर कोई नई अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।